Hi, genius. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Today is 27th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये है हिमाचल प्रदेश में। कोलेरू लेक इज सिचुएटेड इन आंध्रा। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस रिपोर्ट बनाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ऑथर ऑफ दिस बुक इज मिस्टर बराक ओबामा। गुजरात का है ये हुडो ट्रेडिशनल फोक डांस। आज के सवाल हैं, with which country India launched a commemorative logo to mark 30th anniversary of establishment of diplomatic ties। आज से 30 साल पहले इस कंट्री के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट हुए थे। Where is the Gorumara National Park located? Who is the CEO of Tata Consultancy Services? International Telecommunication Union का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? And in which part of India is the Haldia port located? वोकैबुलरी है आज की फिशर्स। फिशर्स का मतलब होता है दरारें। जैसे एक तो वॉल्केनिक फिशर होता है, कई बार हमारी सोसाइटी में भी फिशर्स होते हैं। सो अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग और लाइन ऑफ ब्रेकेज मेड बाय क्रैकिंग और स्प्लिटिंग, मतलब जहाँ पे क्रैक्स हैं। डेनाइजन का मतलब होता है निवासी, इनहेबिटेंट और ऑक्यूपेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, जो उस जगह पर रहते हैं। फ्रेटरनाइज का मतलब होता है भाईचारा, फ्रेंडशिप विद समवन एस्पेशली वन इज नॉट, तो दिस इज फ्रेटर्निटी, फ्रेटरनाइज। एसोसिएशन, सोशलाइज। मॉर्सल का मतलब होता है हम कुछ खाना खा रहे हैं, तो स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ फूड, माउथफुल, निवाला। आर्मस्टिस का मतलब होता है आर इज साइलेंट। आर्मस्टिस का मतलब होता है युद्ध विराम, अग्रीमेंट मेड बाय ओपोजिंग साइड्स इन अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम। जैसे नाटो यूएसए और अभी रशिया के बीच में टेंशन हो रहा है, तो दिस इज आर्मिस्टिस। सो ये वोकैबुलरी है आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अच्छी वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है ना, ये सिंगल डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपकी सक्सेस का। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा करना है। और दूसरी बात होती है आंसर राइटिंग। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये दो सवाल हैं, दोनों GS3 2021 के हैं। एंड देन यू कैन सबमिट योर आंसर्स ओवर हियर, दिस इज अवर वेबसाइट। जैसे आज शाम को हम 25th ऑफ जनवरी का आंसर डिस्कशन करेंगे। सी सो मेनी सबमिशंस आर देयर। राइट डाउन योर आंसर एंड सबमिट। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, सो ज्वाइन, दिस इज द फॉर्म फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो लेट अस कम बैक टू दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन। टुडे अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू, थर्सडे January 27th दिल्ली एडिशन। तो दिस इज इन सिंक। कल हमने इस पे आंसर भी प्रिपेयर किया। जो रिपब्लिक डे परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड का सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड में हमारी कल्चरल हाइलाइट्स होती है, मिलिट्री हाइलाइट्स होती है, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स बताती है, सारे राज्य अपने टैब्लू से अपने हाइलाइट्स करते हैं कि क्या वर्क हुआ, क्या स्ट्रेंथ था। तो ये जो फॉर्डर मटेरियल होता है प्लस प्रेसिडेंट का स्पीच, ये एक्सेलेंट मटेरियल है। सीधा सीधा इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं MCQ प्रीलिम्स में भी और मेन एग्जामिनेशन में भी। सो इस रिपब्लिक डे परेड को अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज इन सिंक। दिस इज प्राइड ऑफ द रिपब्लिक। तो ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और ये ऑल वुमेन मोटरसाइकिल टीम है। और इस तरीके से इन्होंने स्टंट्स दिखाए यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड पे, मोटरसाइकिल स्टंट्स। एक्सेलेंट, इन सिंक। Then this news is about fewer hospitalization in third wave. Data from states show. So this is some relief कि Omicron variant से hospitalization कम हुए हैं, some sort of relief. But अभी भी guards down नहीं करने हैं। COVID is COVID. COVID को normal सर्दी खांसी नहीं assume करना है। वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगा है तो go get the vaccination. बहुत सारे हमारे यहाँ यंग स्टूडेंट्स भी हैं लेस देन 18, तो अब आप लोग भी एलिजिबल हो वैक्सीनेशन के लिए। गो गेट द वैक्सीनेशन एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो दो एक्टिव कोविड केसेस इतने हैं बट हॉस्पिटलाइजेशन कम है। दिस इज सम रिलीफ। वैक्सीनेशन लगता है ना तो कोविड से हम रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं। सो दैट इज वाई वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। और वैक्सीनेशन के बाद भी
जो लेसन्स हमने सीखे हैं कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल के, जैसे हैंड सैनिटाइज, हैंड वॉश करके ही खाना है, अग मास्क लगाना है अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो, इनसाइड इंडोर सेटिंग्स में हो, सोशल डिस्टेंसिंग हमें जहाँ तक हो पॉसिबल मेंटेन करना है, हमें अपनी बॉडी हेल्थ पे ध्यान रखना है ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहे, एक्सरसाइज एवरी डे, गो टू सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी होती है, पीसफुलनेस होना ज़रूरी है, स्टे काम, एग्जाम्स का भी प्रेशर है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो ये जो लेसन सीखे हैं कोविड-19 से, इम्प्लीमेंट देम, लेसन सीखना, इम्प्लीमेंट देम, ओके। बट रिलीफ इज़ कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। अब फिर ये एक डेटा है ICMR का कि ओमिक्रॉन हिट में एस्केप री इन्फेक्शन विद डेल्टा। अभी इस न्यूज़ पे हम ज़्यादा स्पेकुलेशंस में नहीं जाते हैं, हमारे हाथ में दो चीज़ है, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, दैट्स ऑल। देन दिस इज कर्ब्स टू रिस्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट्स फॉर MP स्पीचेस। अब सी इसका भी जो बैकड्रॉप है वो कोविड-19 है। पार्लियामेंट का सेशन होता है, 3 सेशन होते हैं। अभी जो सेशन आ रहा है वो आ रहा है बजट सेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है बजट सेशन। अभी हम इकोनॉमी रिलेटेड बहुत सारी अभी कवर करने वाले हैं, और वो जो सीरीज भी है वो भी आई विल स्टार्ट इन कपल ऑफ डेज, जो इकोनॉमी वोकेबुलरी की है। तो बजट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट सेशन जब होता है तो इसके बाद आता है फिर मॉनसून सेशन और फिर आता है विंटर सेशन। तो ऐसे 3 सेशन चलते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर। अब बिकॉज सेशन में पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी कम है, प्लस एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि कोविड-19 के कारण सेशंस कर्टेल भी हो रहे हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ कर्ब्स इस सेशन में भी देखने को मिलेंगे। टाइम रिस्ट्रिक्शन होगा, जैसे 3 मिनट का है। जो मेंबर्स हैं उनको ट्राई किया जाएगा कि क्विकली हम पूरा सेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट कर लें। तो दिस इज देयर राज्यसभा एंड दिस इज लोकसभा। तो कर्ब्स टू रिस्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट्स फॉर MP स्पीचेस। अब जैसे ये राज्यसभा है ना, राज्यसभा में और लोकसभा में स्पेसिफिकली, जैसे पहले एक बात होता था, एंग्लो इंडियंस जो होते थे उनको नॉमिनेट किया जाता था। राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, है ना, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। सिमिलरली लोकसभा में भी कुछ मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन है वो नॉमिनेट होते थे। उनका नंबर क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, 10। सो दिस इज अबाउट MP स्पीचेस। Then this is political. This is Jahnu Barua's films as a widow into cultures of Assam. तो ये असम कल्चर है, फिल्म्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू वहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। जो मूवीज होती है ना, मूवीज, सिनेमा हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। एक बार ऐसे में भी सवाल आया था कि जो सिनेमा है, बुक्स है, लोकल कल्चर है, वो एक्चुअली डिपिक्ट करता है हमारी सोसाइटी को, काइंड ऑफ लाइक मिरर की तरह एक्ट करता है। तो अक्सर हम जो फिल्म्स में देखते हैं, बिकॉज फिल्म्स एज अ मिरर भी एक्ट करता है और एज एन इन्फ्लुएंसर भी एक्ट करता है। तो फिल्म्स में ये एक सवाल आया था, एक बार ऐसे में भी पूछा और एक अच्छा आर्टिकल भी आया था, जब फिल्म सर्टिफिकेशन की बात हो रही थी, फिल्म सर्टिफिकेशन की जो फिल्म्स हैं उसमें गवर्नमेंट का कितना कर्ब होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। तो इस पे भी एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिनेमाज या फिर आर्ट, कल्चर, तो ये चीज़ कैसे हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करती है और एक डायरेक्शन भी शो करती है। दिस इज दैट। अब ये जो है ये है सेंट्रल विस्टा। व्हाट इज सेंट्रल विस्टा? ये है इंडिया गेट और ये है पूरा राजपथ। राजपथ जाता है सीधा प्रेसिडेंट हाउस तक। तो ये जो पूरा है दिस इज कॉल्ड विस्टा। विस्टा मतलब होता है एक ब्यूटीफुल ऐसा सीन है। सो दिस इज सेंट्रल विस्टा। ये जो सेंट्रल विस्टा है ये काफ़ी पहले बना था, करीब 100 साल हो गए हैं, लुटियंस दिल्ली एंड ऑल। तो इधर की बात है रिवैम्प करने की, रिवैम्प, ताकि जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कैपेसिटी पहले कम थी, अभी 2026 में नए और MPs वगैरह की संख्या बढ़ने वाली है, बिकॉज फिर से डिलिमिटेशन एंड जो कैप लगी थी वो हट जाएगी। तो नंबर ऑफ MPs बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सांसद बढ़ेंगे, तो उससे हमें बिगर बिल्डिंग चाहिए उनको अकोमोडेट करने के लिए। प्लस जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गया है। सो द पॉइंट इज यहाँ पर रिवैम्प की बात है, नए बिल्डिंग्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है। प्रॉब्लम सेंट्रल विस्टा में 2 आई थी। पहला प्रॉब्लम आया था एनवायरनमेंट, कि अगर हम ये नया बना रहे हैं तो इसकी एनवायरनमेंट कॉस्ट कितनी होगी, ट्रीज कट रहे थे, प्लस ये जो फ्री रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए एरिया था, ईयर मार्क था फॉर पब्लिक, वो कंज्यूम हो जाएगा बाय दीज बिल्डिंग। सो ये एक प्रॉब्लम थी, एनवायरनमेंट एंड एरिया।
सेकेंड प्रॉब्लम आ गई कोविड-19, जैसे लास्ट टाइम डेल्टा वेरिएंट था, थ्रेट था, बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू, तो दिस इज वन थिंग, कर्ब्स। तीसरा एक और अगर एनवायरनमेंट में ही देखें हम लिंक करके, तो वो आ जाता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे कि दिल्ली में जब अभी स्टबल बर्निंग का मैटर आया था और फिर वो मैटर कोर्ट भी गया, और फाइंडिंग्स में क्या बताया कि स्टबल बर्निंग इज वन थिंग, बट स्टबल बर्निंग के साथ साथ वेहिकुलर पॉल्यूशन, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल्स का दिस एग्जॉस्ट, ये चीजें भी दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत हद तक डिटीरियोरेट करती है, ये एग्रेंडाइज करती है पॉल्यूशन को। सो द पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड सेंट्रल विस्टा रिवर्म, इसको भी हम ऐसे लिंक कर सकते थे। तो अभी ये जो था रेस अगेंस्ट टाइम था, रिपब्लिक डे परेड तक इसको रेडी करना था, क्विकली रेडी भी हुआ, बट काफ़ी चीज़ें अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। मडी एंट्री पॉइंट्स, क्रैम्ड पार्किंग लॉट्स, तो रिपब्लिक डे अटेंडीज फ्यूमिंग, ऑल डैक्ड डाउन। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली ये जल्दी कंप्लीट होगा, पेंडिंग वर्क। देन दिल्ली सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे अंडर टाइट सिक्योरिटी, दिस इज नो क्लैरिटी। रिपब्लिक डे ये लास्ट ईयर के जो सीन्स हैं वो है। देन नॉन कार्ड होल्डर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड एज राशन रन्स ड्राई, हमने कल परसों ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे सवाल तैयार किया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके जो सॉल्यूशंस थे ना, सवाल में एक सेकंड पार्ट था कि मॉल न्यूट्रिशन वगैरह को कैसे डील कर रहे हैं, हेल्प कैसे किया, बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी आपने आइडेंटिफाई किए थे। तो एक चैलेंज ये था कि बहुत सारे लोगों के पास कार्ड नहीं होता है, ऑल्दो हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कर दिया है, बट मेनी पीपल के पास वो राशन कार्ड नहीं है, या फिर जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका आधार, फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिस रीड नहीं हो पाती है, फिंगरप्रिंट्स उनकी चेंज हो जाती है बिकॉज स्किन उनका दिस थिन हो जाता है। सो द पॉइंट इज ऐसे में क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो बहुत सारे जो जेन्युइन बेनिफिशियरी है वो बेनिफिट्स नहीं उठा पाते हैं, राशन कार्ड नहीं उनको एक्सेस हो रहा है। बाकी दूसरी प्रॉब्लम भी होती है, लॉजिस्टिक्स नहीं है या फिर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो स्टॉक्स नहीं रह पाते हैं फिर वहाँ पे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो जब भी इस तरीके की बात आती है फूड की, तो फूड बाकायदा एक राइट है, राइट टू फूड है, राइट। फूड स्टारवेशन के थ्रू किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट और इवन सोसाइटी का भी ये हमारी जिम्मेदारी है। सो दैट इज वाई फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। एक तो एनएफएसए है और दूसरा है प्रधानमंत्री जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिस राइट टू फूड जो है, इसको एग्जीक्यूशन करने पर हमें एम्फेसिस देना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरी ऑफ दैट ऑल बेनिफिट्स टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी, लीकेजेस कम हो। देन 3/4 दिस, देन रैम्पेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गुजरात इन द स्पॉटलाइट, ये एक न्यूज आया है। कोविड-19 के बैकड्रॉप में इस टाइप की जो एक्टिविटीज है ये भी नंबर्स बड़े हैं, क्राइम। Then Maharashtra has done remarkable work. This is COVID-19 pandemic. महाराष्ट्र का एक्चुअली एक्सपोजर ज़्यादा होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड ऑल, दैट इज़ वाई महाराष्ट्र में बहुत सेंसिटिव हो जाता है, अर्ली केसेस आते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, महाराष्ट्र ने जिस तरीके से कोविड-19 पैंडमिक में बैटल किया है, दिस इज गुड। देन दिस इज पेज नंबर 5। अब ये बात है स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, पेलिकन ये पक्षी होते हैं, पेलिकन्स, स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स डाइंग एंड मास ह्यूज क्वांटिटी में इन आंध्र प्रदेश, वाई? तो ये बात है नेमाटोड इन्फेस्टेशन के कारण, जिसके कारण इनकी मोर्टेलिटी हो रही है नौपादा स्वैम्प ऑफ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। तो दीज आर पेलिकन्स बर्ड्स। अब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज हम अक्सर देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है, जैसे सेंट्रल एशिया से उनको जाना है साउथ अफ्रीका या अंडमान एंड निकोबार, तो वो माइग्रेट करती है, सीजन्स चेंज हो रहा है या ठंड ज़्यादा हो रही है, कोल्ड, तो वो साउथ इक्वेटर की तरफ आ जाएंगी, फिर जैसे ही वापस समर सीजन आएगा तो ये वापस फ्लो करके ऊपर हो जाएंगी। सो दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स जब आती हैं, से नेस्टिंग के लिए आ रही हैं, ब्रीडिंग के लिए आ रही हैं, तो जो इकोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे चिलिका में हमने देखा था इकोलॉजी चेंज हो रही है, तो इनकी नेस्टिंग एक्टिविटी हैम्पर होती है, माइग्रेशन पैटर्न हैम्पर होता है। नागालैंड में हमने देखा था अमूर फॉल्कन वगैरह का कि कई बार इनकी पोचिंग हो जाती है, तो जिसके लिए मना किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टिवली गार्ड करता है। तो दीज आर थिंग्स।
अब जैसे ये जो हुआ है ये भी अगेन एंथ्रोपोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण मोर्टेलिटी हुई है। ये है नेमाटोड इन्फेस्टेशन हुआ जिससे मोर्टेलिटी हुई इन पेलिकन्स का। तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है नौपादा स्वैम्प ऑफ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे ये न्यूज में आया ना, प्रीलिम्स में कैसा सवाल आएगा, मैच द कॉलम होगा, एक सवाल यहाँ पे नाम होगा इसका, जैसे नौपादा स्वैम्प है और रिलेटेड ये बर्ड कहाँ पर है, जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, लाइक दैट। तो ऐसे स्पॉट बिल्ड आते हैं, 200 एडल्ट यहाँ पे स्पॉट किए गए, सर्वाइविंग इन हैबिटेट। ये ब्रीडिंग करते हैं, सी ब्रीडिंग करते हैं दिस एनुअल सोजन इन द स्वैम्प, ब्रीडिंग के लिए दिस लेक में आते हैं, इंडिया में आते हैं। और फिर यहाँ पर बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से ये जो बैक्टीरियल दिस नेमाटोड इन्फेस्टेशन हो गया तो इनकी डेथ हुई है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या बताती है, नेमाटोड इन्फेस्टेशन इज द कॉज फॉर द डेथ ऑफ दीज पेलिकन, और ये नियर बाय वाटर बॉडी में मिला गया। ये क्या है, नेमाटोड एक पैरासाइट है सस्पेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू फिश एंड स्नेल इन पर्टिकुलर। बर्ड्स जब प्रे करती है एक्वा पॉन्ड्स में, तो एक्चुअली क्या होता है, एक्वा पॉन्ड्स जो होते हैं हम आसपास जैसे फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे हैं, केमिकल्स भी यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल फ्लक्स भी आ रहा है, वाटर बॉडीज में आ रहा है, तो उससे जो वाटर बॉडी उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। फिर ये जो चीज होती है, जैसे स्नेल्स ने वो केमिकल खाया देन फिर ये ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से ये जो फूड चेन है, एंटायर फूड चेन इन्फेक्टेड हो जाती है। तो डॉक्टर सुरेश ने यहाँ पे बताया मोर्टेलिटी हुई है यहाँ पे पेलिकन्स का, और लोकल्स यहाँ पे अलर्ट हो गए हैं कि इस टाइप से किस रीजन से क्यों इतने पैरासिटिक इन्फेस्टेशन से इतनी डेथ हुआ है। अब एक वर्ड है यहाँ पे एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर जैसे एग्रीकल्चर होता है, एक्वाकल्चर मतलब जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, वाटर रिलेटेड हम बहुत सारा दिस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं एक्वा। तो ये प्रैक्टिसेस है जो सराउंडिंग एरिया में होती है, सेट टू बी द सोर्स फॉर द पैरासाइट। तो लोकल्स को अलर्ट किया गया है कि माइग्रेंट बर्ड स्पीशीज इस मैटर को सीरियसली कंसिडर किया जाए। नेमाटोड इन्फेस्टेशन स्प्रेड होता है वन स्पीशीज टू अनदर, और इसका स्टडी भी किया जा रहा है। ट्रांसफर होता है फिश, स्नेल, इनवर्टिब्रेट, इस टाइप से दिस एंटायर फूड चेन में ये आ जाता है। अब ये जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन है ये केपेबल है हंटिंग ह्यूज फिश फ्रॉम वाटर बॉडी, तो ये वल्नरेबल हो जाती है नेमाटोड के इन्फेस्टेशन से। अब ये 100 पेंटेड स्टॉक्स थे, ये माइग्रेट कहाँ से हुए हैं, साइबेरियन रीजन से आए हैं दिस बर्ड सेंचुरी में। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पर काफी नंबर पे इनकी डेथ हुई है, सो दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। तो दिस इज स्पॉट बिल्ड पेलिकन। अब इसी से रिलेटेड अगर अपन देखें तो जैसे एक्वाकल्चर हमने पढ़ा, इसी टाइप से हम डिफरेंट एग्रीकल्चर में भी बायोडाइवर्सिटी को एनकरेज कर रहे हैं। तो व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नाउ रिमेंबर पूरे साल भर हमने पढ़ा है फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोटेस्ट से डिफरेंट हमने एंगल्स भी देखे थे, बट व्हाट आई टोल्ड यू, हमारे काम की जो बात होगी वो ये होगी कि हम एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हम इधर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर, इस टाइप की चीजों पे फोकस करें। नौ से ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन, एंड हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो दिस इज ऑफिशियल क्वेश्चन। पहले आप बताओ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। जैसे जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ना, हमको बस दो ही क्रॉप समझ में आती है, या तो वीट लगा दो या फिर पैडी राइस लगा दो। बट इससे क्या होता है, इससे काइंड ऑफ मोनोकल्चर आ गया है। इससे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो इम्पैक्ट हो रही है। बहुत सारी जो ट्रेडिशनल बेटर क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप्स हैं वो साइडलाइन हो रही है। तो दैट इज वाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सो व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस, पहला पार्ट। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दूसरा पार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टैलेंट दिखाने का मौका है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह, थिंक एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। पहले आएगी क्वालिटी, उसके बाद आएगी स्पीड वगैरह, सब आ जाएगी ग्रेजुअली, बट फर्स्ट टुडे जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन दैट यू कैन थिंक ऑफ। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज। अब जो नेक्स्ट है वो है कीपिंग फेथ। ये पर्टिकुलरली जो बात है वो इंडिया एंड पाकिस्तान का है। सी 1947 से पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा है, इंडिया एक अलग इंडिया रहता था।
इंडिया एक्चुअली क्या है, इंडिया एक पूरा कल्चर है, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है। आप ज्योग्राफी की चैप्टर 1 बुक में देखो, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है, मतलब कॉन्टिनेंट का भी सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया स्पेसिफिक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो पहले क्या था, इंडिया वॉज लाइक वन। फिर हमने देखा ब्रिटिश पॉलिसीज हुई, ब्रिटिश पॉलिसीज में डिवाइड एंड रूल उनका होता था और बहुत सारे फिशर्स क्रिएट हुए। और फिर एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशंस, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग, तो क्या हुआ, इंडिया का हो गया विभाजन, पार्टीशन। 1947 में ये इंडिया का पार्टीशन हुआ। फिर 1971 में, कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ भी देखा था, इधर बांग्लादेश भी एक नया कंट्री बना। सो दिस इज प्रेजेंट मैप जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। अब बात ये होती है कि सब कॉन्टिनेंट में जो लोग होते हैं, लोगों के आपस में कल्चरल टाइज होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ के जो पीपल हैं उनका लाइक जो एडजॉइनिंग एरियाज है ना, तो वहाँ क्लोज टाइज होते हैं। जैसे इंडिया नेपाल की बात करते हैं, मैट्रिमोनियल टाइज होते हैं इंडिया नेपाल, जो बॉर्डर एरिया इधर आसपास के लोग हैं। तो द पॉइंट इज, पीपल टू पीपल जो कनेक्ट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। सेम चीज जो होती है वो इंडिया एंड पाकिस्तान में भी है। इंडिया पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो हमेशा से स्ट्रांग रहा है। बाकी बहुत सारे फिर पॉलिटिकल कंपल्शंस भी आ जाते हैं, वो एक सेपरेट मैटर है। द पॉइंट इज, जैसे कि कल्चरल टाइज हुए हमारे, तो अगर पॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज होते हैं तो इसका जो हीट है वो पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसमें भी नजर आता है। जैसे रिस्ट्रिक्शंस बंद हो जाते हैं, मूवमेंट बंद हो जाता है। इफ अ पर्सन इज गोइंग फ्रॉम दिस हियर टू हियर, तो उसकी वेटिंग बहुत होती है, जांच बहुत होती है, लाइक दैट। तो इन सब चीजों से जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो थोड़ा बैक सीट पे आ जाता है। और हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स इससे स्ट्रॉन्गर रिलेशंस बनते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। तो यहाँ जैसे पर्टिकुलरली बात करें पिलग्रिम का, तो जैसे वाघा अटारी बॉर्डर है, यहाँ टेम्पल्स हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे दरगाह है। तो द पॉइंट इज कि एक हमें वे जरिया देना चाहिए सो दैट पीपल कैन विजिट दीज क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो बाय रूल्स विद इन लॉज हो पाए। यहाँ पे ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में इसी चीज को एम्फेसाइज किया है। गवर्नमेंट्स रिफ्लेक्स पोजीशन मे बी टू डिनाई दिस बट डेलिबरेट कंसिडरेशन यहाँ पे किया जाता है। बट अगेन सिक्योरिटी थ्रेट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो दिस इज दैट। अब ये टैक्सिंग ड्रामा है, यहाँ बात है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, बैक डेट में जाके टैक्स लॉज को चेंज कर देना। 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, और ये जो कंपनीज थी जैसे वोडाफोन हुआ, केन एनर्जी, ये लोग टैक्सेशन जो था हमारा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी भी था, और जो टैक्सेशन था, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, टैक्स में लॉज में लूप होल्स होने के कारण उन लूप होल्स का फायदा उठा के टैक्स इवेजन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा ऐसे तो बड़ा टैक्स का नुकसान हो रहा है, तो बैक डेट में जाके उन्होंने टैक्स के नियम बदल दिए और कहा कि ये जो टैक्स इवेजन आपने किया है ये हमें वापस करो। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। केन एनर्जी का जो कुछ मैटर था वो गवर्नमेंट ने सीज भी कर लिया और उससे टैक्स कलेक्शन करने की कोशिश किया। वोडाफोन के साथ भी ऐसे प्रेशराइज किया गवर्नमेंट ने कि आप टैक्स पे करो। अब क्या हुआ, ये दोनों कंपनीज चली गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स में और इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी, और वहाँ ये मैटर पूरा सुना गया जो मैटर हमारे फेवर में नहीं आया। वैसे भी जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी होती है ना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करती, वर्ड में इसको इतना पसंद नहीं किया जाता। सो दैट इज वाई बाद में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एज अ पॉलिसी को ड्रॉप कर देगी। अब बात है कि वोडाफोन के साथ तो ठीक है हमने रिकवरी नहीं की, बट केन एनर्जी के साथ हमने रिकवरी कर ली थी। जैसे केन एनर्जी का कुछ एसेट्स थे, हमने उसको सीज कर लिया था, तो केन एनर्जी बोल रहा है दिस इज रॉन्ग, अब इतना डैमेज आप हमें पे करो 1.2 बिलियन का। तो ये मैटर फिर अभी खिंच रहा है, लेट अस सी इसमें क्या होता है। गवर्नमेंट भी अपना यहाँ डेटा दे रही है, फैक्ट्स दे रही है, लेट अस सी। द प्रॉब्लम इज कि कई बार ब्यूरोक्रेटिक दिस ब्रावाडो, ऑफिशियल ऑब्स्टिनेसी, पॉलिटिकल पैरालिसिस, या जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है, तो इससे क्या होता है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम प्रमोट करना चाहते हैं वो हमारा बैकसीट में आ जाता है। लॉज अगर क्लियर कट नहीं होते हैं
तो ऑब्वियसली उससे एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है और उसी का नतीजा है ये सारी डिफिकल्टीज। सो द पॉइंट इज हमें लॉज जो हैं वो स्ट्रीमलाइन एंड प्रिसाइज रखने चाहिए। सेकेंड, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो रेपुटेशनल डैमेज होता है वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज जो बिजनेस है ना वो एट टाइम्स सेंटिमेंट्स में चलता है, रेपुटेशन पे चलता है। तो ये जो क्रेडेंशियल्स हैं इंडिया के, वी नीड टू बोल्स्टर कि इंडिया इज अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ सुप्रीम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने पैरामीटर्स होते हैं बताओ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी प्रेजेंट रैंकिंग क्या है वो भी बताइए। दिस इज अगेन वेरी हाई यील्डिंग, इससे सवाल पूछा जाता है। वन मोर थिंग, आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हो, अगर कोई स्पेसिफिक आंसर है आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन व्हाट्सएप, बट अगर जनरल कोई जैसे डाउट है वगैरह क्वेश्चन है, आप इधर यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हो। अपना कम्युनिटी बहुत एक्टिव एंड सपोर्टिव है, यू विल गेट आंसर्ड। अगर मेरे से डिले हो रहा है तो यू विल गेट आंसर्ड, ओके। सो यू कैन आस्क क्वेश्चन, अगर कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, कुछ सवाल है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपको आंसर उसका मिल जाएगा, ओके। देन दिस इज अनलॉक इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल। अब ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे एक फ्रूट है ना, एप्पल है, एप्पल को ऐसे ही बेचेंगे, कम प्राइस मिलेगा। एप्पल का बढ़िया कुछ आप बना दो, लाइक कुछ एप्पल जूस हो जाए या फिर और कुछ प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन हो जाए, अब इसको सेल करोगे ना तो बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगी, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। मिल्क है, मिल्क सिंपल कितना होता है? 50-55 रुपी लीटर। अगर इसी मिल्क से चीज बना दो, आप आइसक्रीम्स वगैरह कुछ कर दो, तो इसको बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है। फूड प्रोसेसिंग जो है ये एंटायर दिस कृषि दिस संपदा योजना, फूड प्रोसेसिंग जो है, इस पे भी गवर्नमेंट काफी एम्फेसाइज कर रही है, फूड प्रोसेसिंग पे। तो द पॉइंट इज, इस टॉपिक को भी हमें अच्छे से देखना है। एफिशिएंट फूड वैल्यू चेन होना जरूरी है, बिकॉज फूड प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? लॉजिस्टिक्स की आती है। लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन नहीं होता हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक्स है वो वैसे भी बड़े कॉस्टली है, तो इसको गवर्नमेंट बड़ा एम्फेसाइज कर रही है। फूड प्रोसेसिंग की एक और अच्छी चीज होती है, इससे मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो हम इधर बड़ा फोकस करते हैं। अब हमारी पॉपुलेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है, हमें वैल्यू चेन, फूड वैल्यू चेन पे एम्फेसिस करना चाहिए। 10 बिलियन पॉपुलेशन बाय मिड सेंचुरी जो है वो हो जाएगी, और वो उसके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराना हमें जरूरी होगा। तो जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रखा ना, इसी टाइप से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इनका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, इन सब फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की भी बात है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सेक्टर को एनकरेज करने के लिए हम उसको कुछ इंसेंटिव्स देते हैं एक्स्ट्रा, कि आप इधर आओ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे अपना बिजनेस स्टार्ट करो, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स लगाओ, फूड प्रोसेसिंग लगाओ, आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, अप्रूवल्स जल्दी मिल जाएंगे, एक्सपोर्ट में हेल्प होगा। दीज आर इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, तो वो हम प्रोवाइड करें। देन इंक्रीमेंटल सेल्स, ब्रांडिंग, मार्केटिंग जो है वो प्रोवाइड करें। जैसे पापड़ है, लिज्जत पापड़ ब्रांड बन गया तो वो आराम से बिक जाता है। अमूल जैसे है वो एक ब्रांड बन गया, तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी बहुत जरूरी होती है। पब्लिक इंफ्रा करें। रूरल हैबिटेशन में कनेक्टिविटी इज अगेन वन थिंग। कनेक्टिविटी जैसे एक हब एंड स्पोक मॉडल होता है, एफिशिएंट कनेक्टिविटी होती है ना, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेटर करती है। बिकॉज फूड प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, दूध जैसे जल्दी खराब हो जाता है। तो दिस इज द थिंग। सेकेंड, एक्सेस टू क्रेडिट होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन्हें। देन फूड्स प्रोवाइड करो, स्टार्टअप्स को एनकरेज करो, इनोवेट करो, एमएसएमई को करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे लाओ, एनजीओज की हेल्प लो, एक्सपर्ट्स की हेल्प लो। तो इस चीज से हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तीसरा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो हो जाता है वो भी हेल्प करेगा। तो दिस इज गुड। स्टार्टअप कल्चर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, तो अभी जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है ना वो फुल थ्रॉटल जा रही है दिस स्टार्टअप पे और दिस फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में। क्रेडिट के लिए जैसे मुद्रा बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी टाइप्स ऑफ लोन होते हैं, शिशु लाइक मुद्रा लोन। फिर पीयर टू पीयर लैंडिंग भी पॉसिबल होती है, बट प्रॉब्लम ये होती है अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर्मलाइज नहीं है, फॉर्मल चैनल से नहीं है, तो डिफिकल्टी आती है। तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने का। फिर इसके बाद इन्होंने नेटवर्क डेवलप करने की बात किया और सस्टेनेबल फूड इकोसिस्टम बनाने का बोला।
जैसे सीरियल्स हुए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन हुआ, फर्मेंटेड फूड्स हुए, फोर्टिफाइड फूड्स फॉर पेट हुआ, देयर आर सो मेनी थिंग, एंडलेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो ये इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसके बाद फिर कंट्री जो यूएसए है और वर्ल्ड इकोनॉमी है वो ग्रेजुअली बाउंस बैक हुआ। आफ्टर अ सेंचुरी, अभी भी 2020 का टाइम चल रहा है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गए, वापस जो टाइम है कि हम अपने फिर से जो बेसिक्स हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, उसको राइट ऑर्डर पे फिक्स करें। अब जैसे इसमें रिकवरी का भी है, यू रिमेंबर कितने बार आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज वी शेप्ड रिकवरी, व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी, व्हाट इज यू शेप्ड रिकवरी, व्हाट इज डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, लाइक दैट। एंड सी, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। तो अगेन फूड प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, तो देखिए GS3 2021 पे अगेन सवाल आया, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इंफ्रा, जैसे जो कोल्ड चेन्स हैं, इनको भी इंफ्रा स्टेटस दे दिया गया था, कोल्ड वेयर हाउसेस को। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक। गवर्नमेंट रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, और गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो उसका रिपल इफेक्ट होता है और वो मल्टीप्लाई होता है वो मनी। तो डिस्कस दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये कीवर्ड है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी ऑफिशियल क्वेश्चन है, ट्राई टू थिंक एंड आंसर। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। अब ये है रिमेंबरिंग द हॉलोकॉस्ट, एक बहुत पेनफुल और सैड हिस्ट्री है हमारी, और वो है जब वर्ल्ड वॉर 2 नाजी के थ्रू दिस जर्मन कॉन्सेंट्रेशन हुआ था और दिस हॉलोकॉस्ट जैसे दिस हीनियस क्राइम हुआ था। तो वी शुड बी नोइंग द हिस्ट्री हमें पता होता है तो हम प्रिपेयर होते हैं प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। तो नेवर फॉरगेट द हिस्ट्री, स्पेशली जो सच टाइप ऑफ हीनस क्राइम्स हुए हैं या फिर जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, बिकॉज रॉन्ग डूइंग्स देख के ही हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि नो दिस इज रॉन्ग, वी शुड नॉट रिपीट, अदरवाइज हिस्ट्री रिपीट होती है। सो रिमेंबरिंग द हॉलोकॉस्ट, डिस्टॉर्शन एंड डिनायल, एंड दिस इज देयर। देन दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, एंड ये बात है फ्लाई पास्ट एंड स्टेट टैब्लू मार्क रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट राजपथ। तो दिस इज डेजलिंग डिस्प्ले, देन दिस इज रिपब्लिक डे परेड, होमगार्ड से भी यहाँ पे किया। अब सी श्रीनगर डांसर्स भी हैं। तो रिपब्लिक डे मतलब होता है इधर कल्चर भी है, मिलिट्री भी है, हमारी लाइफ भी है, एवरीबॉडी एवरीथिंग। तो कंट्री जो हमारी जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है ना, उसका मोजाइक है दिस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ओके, जैसे ये टैब्लू पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन राजपथ पे हुआ, पैट्रियोटिक कलर है, ये हमारा ट्राई कलर है सेंट्रल विस्टा में। 73rd रिपब्लिक डे परेड था और इंडिपेंडेंस होगी 75th इंडिपेंडेंस डे अगस्त में, और इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो कल्चरल और मिलिट्री डाइवर्सिटी यहाँ पे शो किया। ओमिक्रॉन का थ्रेट था तो रिस्ट्रिक्शंस थे, बट यहाँ पे हुआ। नेशनल वॉर मेमोरियल पे होमेज पे किया। यहाँ डिफरेंट राज्यों ने अपने टैब्लू भी दिखाए, DRDO ने भी अपना बताया, नेवी ने बताया, एयरफोर्स ने बताया। देन दिस इज गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले यहाँ पे, गुड, मच अवेटेड दीज अवार्ड्स। देन इसके बाद आर्मी कॉन्टिंजेंट था, लाइट हेलीकॉप्टर का भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, मिलिट्री माइट भी हुई यहाँ पे। 17 राजपूत रेजिमेंट, कदम कदम बढ़ाए जाओ। देन रफेल फाइटर भी था और जेट पायलट थी शिवांगी सिंह। Indian Air Force tableau, second women fighter jet pilot to achieve the feat. Excellent. So this is there. India Post showcases women empowerment, part of Republic Day parade after 17 years. So this is again really good. One of my friend is naval officer. She also participated. Great. So this is showcases women empowerment. Our day, Republic Day. Then this is PM to hold Central Asia Summit today. अब this is also important. हमने रशिया पे नोट प्रिपेयर कर लिया, सेंट्रल एशिया पे भी रिपोर्ट कर लिया नोट, और अभी ब्लैक सी था उसका भी मैपिंग कर लिया। सेंट्रल एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सेंट्रल एशिया आज के टाइम पे एक तो नाटो और इधर रिमलैंड एंड हार्टलैंड हो गया, दूसरा चाइना का यहाँ बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसके रिसोर्सेज के कारण, तीसरा यहाँ की कनेक्टिविटी और अफगानिस्तान क्राइसिस, US विड्रॉवल के बाद। तो इंडिया को भी ज़रूरी है वो सेंट्रल एशिया के साथ क्लोजर टाइज बनाए।
ये पॉलिटिकली भी करेक्ट होगा, इकोनॉमिकली भी करेक्ट होगा, सिक्योरिटी डिप्लोमेटिकली भी करेक्ट होगा। तो दैट इज वाई हमने इनको इनवाइट किया था रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट, बट ये आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन थ्रेट, और यहाँ कजाकिस्तान में डिस्टर्बेंसेस भी थे। अब वर्चुअल समिट हो रहा है, सेंट्रल एशिया समिट, तो ये आज है, कल इसके बारे में बात करेंगे और इस पे एक सवाल तैयार करेंगे इंडिया एंड सेंट्रल एशिया बायलैटरल टाइज पे, इस ग्रुप के साथ इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स। तो ये 5 कंट्री हैं, कजाक, किर्ग, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो बात जो होगी मेजर वो होगी ट्रेड पे, कनेक्टिविटी पे, डेवलपमेंट पे, कल्चरल, पीपल टू पीपल। नो सी, पीपल टू पीपल ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। इंडिया की जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारी सॉफ्ट पावर। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमारी स्ट्रेंथ है, तो इस स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना चाहिए। तो दिस इज दैट। बाकी जो बायलैटरल ग्रुप के साथ जो है हमारा ट्रेड वो बहुत ज़्यादा है नहीं, इसको एक्सटेंड करेंगे हम। लाइन ऑफ क्रेडिट देने की भी बात है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट? अभी कुछ ही दिन पहले बताया था जब श्रीलंका को हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट? इकोनॉमी यही है, ये जो वोकेबुलरी आपको समझ में आ गई ना, तो इकोनॉमी इज केक वॉक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट? बाकी हम एनर्जी, हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी, आईटी, एग्रीकल्चर में भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे। चाबहार जो पोर्ट है, ईरान, उज्बेकिस्तान, इन सब के कोऑपरेशन से कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है। कोविड-19 का बैकड्रॉप है। अब कल परसों ही हमने एससीओ भी देख लिया, शंघाई कोऑपरेशन। तो सी, यही होता है जब आपके बहुत सारे पिलर्स रेडी हो जाते हैं ना, तो ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्ट होने लग जाती है। और जिस दिन आपने ये लेवल अचीव कर लिया ना, पूरा एग्जाम आपके लिए केक वॉक होगा ये। ओके, सो दिस इज शंघाई कोऑपरेशन। देन टेंशंस, रशिया एंड नाटो भी हमने देख लिया। ब्लैक सी, रशिया एंड नाटो का टेंशन है। अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन में तो डिस्टर्बेंसेस होंगे। कुछ ही दिन पहले कजाकिस्तान में टेंशंस हो गए थे, तो रशिया ने अपनी आर्मी यहाँ पे भेजा हेल्प के लिए। व्लादिमीर पुतिन इज ऑल्सो वन फैक्टर। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं और हमारे इंडिया के भी मिस्टर अजीत डोभाल, सब ने मिलकर यहाँ पे एक मीटिंग भी किया था इंडिया में नवंबर में। बाकी जो मुद्दा है वो है एजुकेशन फॉर गर्ल्स का ऑफ ऑल एजेस, और कॉन्क्रीट गारंटी हो प्रिवेंटिंग टेररिस्ट ग्रुप्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल एशिया कंट्री की जो टेरिटरी है वो किसी भी रॉन्ग डूइंग के लिए यूज नहीं हो। तो दिस इज दैट, क्योंकि इनमें से कुछ कंट्रीज हैं जिनके अभी गुड टाइज हैं तालिबान, अफगानिस्तान के साथ। तो सेंट्रल एशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकमीशन हुआ आईएनएस खुखरी टू बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। ऐसी बात हम कर रहे थे, जो पुराना दिस एयरक्राफ्ट कैरियर था हमारा विक्रमादित्य विक्रांत, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट करने का। नेवी वेसल हैंडेड ओवर टू दीव एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज गुड, आईएनएस खुखरी। Then drunk driving cannot be treated leniently. Then total cases, destroy property. अब सी, मिस्टर शी का भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है दिस सेंट्रल एशियन नेशंस में। 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक तो नेबर है, दूसरा सेंट्रल एशिया में रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, और कनेक्टिविटी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज की। तो चाइना यहाँ पे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी है चाइना का, trying to like this get friendly with this Central Asian nations. बाकी चाइना की पॉलिसी होती है चेकबुक डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप में फंसाना। रशिया हिट्स आउट एट वेस्ट, थ्रेट ऑफ सैंक्शंस ऑन पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। यूएस शुड गिव लीगल सिक्योरिटी गारंटी ऑन नाटो, रिकॉर्ड वीकली कोविड केसेस है। सीरिया के कुर्द रीटेक प्रिजन। यूएस वैरसिटी, दिस इज वैरसिटी ऑयल फिर से बढ़ गया बिकॉज रशिया के टेंशन है $89। अभी और बढ़ेगा तो अपना पेट्रोल और महंगा हो जाएगा और अपने को प्रॉब्लम आएगी। इंडिया प्रोब्स दिस चाइना वियतनाम डंपिंग ऑफ विनाइल टाइल्स। जैसे ये शीट्स होती है, हम अक्सर इसको लाइक टेबल्स या फिर रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ऐसे यूज करते हैं। शीट्स है, विनाइल शीट्स। और यहाँ पे क्या है, डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, आप अपना माल बहुत कम पैसे में दूसरे किसी मार्केट में डंप कर दो, उससे वहां के जो लोकल है कंपटीशन वो किल हो जाता है, तो ये डंपिंग कहलाता है। तो इसीलिए हम लगाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक और टर्म होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। दोनों में डिफरेंस बताइए, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये जो डीजीटीआर है हमारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, इसने यहाँ पे विनाइल टाइल्स जो है इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है चाइना वियतनाम। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय दिस राइज हुआ है, लोन डिमांड बढ़ा है,
टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच टू फिस्कल डेफिसिट, टोयोटा, जेवी। देन दिस इज मेदवेदेव, अभी भी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, कोविड-19 का टेली है, पद्म अवार्ड्स कल हुए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी नोइंग अबाउट पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी, क्राइटेरिया, और कुछ एक जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नेम्स दिख रहे हैं उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप। देन ग्रोथ अफेक्ट हुआ है जीडीपी का, क्लाइमेट थ्रेट है, और WT20 रैंकिंग। अब कल हमने पढ़ा था चकमाज एंड हेजोंग। तो जो न्यूज़पेपर होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि एक स्टैंड अलोन वीडियो हो गया जिसमें हमने सब पढ़ लिया। न्यूज़पेपर में जो लर्निंग्स होती है वो ग्रेजुअल होती है, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। कल हमने ये न्यूज़ देखा, अभी ये न्यूज़ अभी एक हफ्ते तक चलेगा। एवरीडे हमें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा इस चकमा हेजोंग न्यूज़ का। तो दिस इज द वे टू रीड, और ये सस्टेनेबल भी होता है। दिस इज अ गुड वे। न्यूज़पेपर अगर आप एक भी फॉलो कर रहे हो बट एवरीडे कर रहे हो, तो आप रियलाइज करोगे कि सारी चीज हो जाती है, आज नहीं तो कल सारे टॉपिक्स ना कवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मिस होगा, बट यू हैव टू बी रेगुलर। चकमाज एंड हेजोंग, अब इनसे रिलेटेड हमने न्यूज़ देखा। तो चकमा और हेजोंग जो हैं ये माइग्रेंट्स हैं। चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट से ये आए हैं, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में था। ये रिलीफ कैंप में सेट किए गए थे अरुणाचल प्रदेश में। अब ये माइग्रेंट क्यों हुए? बिकॉज चित्तगोंग हिल में डैम बना, कपटाई डैम, कर्णफुली रिवर पे। तो यहाँ से इस कम्युनिटी को भागना पड़ा और ये आके रहने लग गए अरुणाचल प्रदेश में। 2021 में इन पे एक स्पेशल सेंसस कराने की बात हुई, चकमास एंड हेजोंग। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये कम्युनिटी आई, पॉपुलेशन इधर भी बढ़ेगा, तो जो लोकल पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट का, दे फील कि यहाँ पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, जो लोकल एथनिसिटी है वो कम हो रही है। तो उसके कारण फिर ये ऐसे एथनिक क्लैशेस होने लग जाते हैं। चकमा ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सेंसस से रेशियल प्रोफाइलिंग हो जाएगा, जो अगेंस्ट है आर्टिकल 14, बिकॉज आर्टिकल 14 क्या बोलता है? वी विल नॉट डिफरेंशिएट एनीबडी, एनी इंडियन, बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो दिस इज देयर। फिर आर्टिकल 1 इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एलिमिनेशन और ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमने से रेटिफाई किया है। तो अगर हम चकमा हेजोंग कम्युनिटी को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे तो ये रेशियल आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 1 ऑफ दिस कन्वेंशन, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म इंटरनेशनल कन्वेंशन। इस बात पे अब सवाल उठ रहा है। तो लेट अस सी अब यहाँ पे क्या होता है। बाकी इससे पहले 1996 में कोर्ट ने कहा था एक्सपेल नहीं किया जाएगा चकमा हेजोंग को, और सिटीजनशिप देने की यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करने का बोला गया था। तो ये बात है, जो क्लैशेस जो हो रहे हैं लोकल्स एंड दिस माइग्रेंट्स, दिस इज द थिंग। सिमिलर टाइप ऑफ चीज एक हमने ब्रू ट्राइब्स के साथ भी देखा था। ब्रू ट्राइब्स ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो दिस इज द थिंग। अरुणाचल में प्राइमरली चकमा हेजोंग है। तो हु आर द चकमा हेजोंग्स? बेसिकली ये माइग्रेंट होके आए थे फ्रॉम दिस देयर। जो पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट चकमा है और हिंदू हेजोंग, HH हिंदू हेजोंग एंड बुद्धिस्ट चकमास। तो दे आर बेसिकली माइग्रेंट्स, बट उससे लोकल जो एथनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उसके कारण ये न्यूज़ अभी बना है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, वो आती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, सर्टेन राइट्स सबको है, तो वो यहाँ ग्रॉस वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द मैटर। लेट अस सी अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। ये क्लब हाउस है, हेट एंड मिजोजिनी, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। एक्चुअली क्या होता है, एनोनिमिसिटी हम देखें, प्लस आप देखना इंटरनेट पे कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, बिकॉज वो उनको पता है एनोनिमस है, ट्रेस नहीं हो पाएगा, तो दे एट टाइम्स डू सर्टेन थिंग्स जो नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी शॉर्ट टेम्परनेस बढ़ती जा रही है इवन यंगस्टर्स में भी, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स एट टाइम्स दिस आउटपोर हो जाता है इस टाइप के क्लब्स एंड ऑल, विच शुड बी अवॉइडेड। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो है नेटिकेट्स का, जो उस पर अपन ने आंसर राइटिंग किया था कि एक बेसिक जनरल हाइजीन नेटिकेट्स हमें फॉलो करना चाहिए इंटरनेट प्रेजेंस में। इन्वेंशन एंड री इन्वेंशन ऑफ एथनिसिटी। एथनिसिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह के लोग हैं, वो उनका कल्चर है, तो वो एथनिक हो गया। वहाँ की ट्रेडिशन, किनशिप, जेंडर, कास्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ की एथनिक आइडेंटिटी बन जाती है, एथनिक आइडेंटिटी। तो ये जो मैटर है अगेन वो ये है जो नॉर्थ ईस्ट में आया है कि नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली बहुत सारे ट्राइब्स भी है, एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ पे। तो एट टाइम्स इन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में क्लैशेस भी होते हैं। तो इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, दिस इज देयर। एथनो नेशनलिस्टिक मोबिलाइजेशन जो है, जो दिस है पीसफुल सेटलमेंट यहाँ पे जरूरी होता है। इन्वेंशन एंड री इन्वेंशन ऑफ एथनिसिटी।
अब ये है नो योर इंग्लिश, तो जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर इज ऑलरेडी प्लूरल, हम बोल सकते हैं पीस ऑफ फर्नीचर। तो ये जो है ना फर्नीचर, हम अ फर्नीचर लाइक नहीं बोलेंगे, हम सिंपली वी विल से फर्नीचर। फर्नीचर हैज नो प्लूरल फॉर्म, और इसके पहले ऐसे इंडेफिनेट आर्टिकल ए भी नहीं लगता। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अच्छा सीरीज है ये हिंदू का, जिसमें जो हम बेसिक बेसिक लैंग्वेज में मिस्टेक करते हैं यहाँ सिखाया जा रहा है, तो दिस इज गुड। He sought some advice, then information regarding steel production in the country, like that. He gave me a piece of advice, okay? Then a piece of information, a piece of bread, like that. Then जैसे luggage and baggage है, baggage जो है वो American origin का है, baggage trying to this supplant luggage. Actually क्या होता है, American और Britishers भी कई बार ये, जैसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं हम लेफ्ट साइड ड्राइविंग करेंगे, तो अमेरिकन बोलते हैं हम राइट साइड करेंगे। अमेरिका जो है प्राइमरली ब्रिटिशर्स, यूरोप के ही सेटलमेंट्स हैं, वो अमेरिका गए और सेटल हो गए। तो एट टाइम्स ऐसा टेंडेंसी देखते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं हम टी पसंद करेंगे, तो अमेरिकन बोलते हैं कॉफ़ी पसंद करेंगे। इनके जो लैंग्वेज की स्पेलिंग है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है, शेड्यूल बोलेंगे या स्केड्यूल बोलेंगे, लाइक दैट। तो दिस इज देयर, यू कैन दिस ब्रिटिश इंग्लिश। Then you should have said, I saw a man in the street. Indefinite article A means some man, not a known man. You don't know that man. Then you will say, I saw a man in the street. We planted one tree. Yeah, we planted a tree. When it is known one, when it is not known a tree. He speaks well, but his speech is good. So this is well, this is good. He writes well. His writing is good. Okay. तो well दोनों का जो मीनिंग है गुड है, बट जो हमेशा इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते। ओके, एक स्पेसिफिक केस में उनको यूज किया जाता है। सो लॉन्ग इज फ्रॉम लाइक सलाम, इट इज अ कॉलेक्चुअल टर्म फॉर गुड बाय, सो दिस इज दैट। बाकी आज मोजार्ट पे क्विज आया है, मोजार्ट म्यूजिक, ट्राई टू सॉल्व दिस क्विज। ओके, so this is the Hindu newspaper. These are the 2 questions. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.